हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम K-19 द विडो मेकर इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। 28 वर्षों तक ये कहानी किसी को भी नहीं बताई गई है। समय है 1961 का। अब सोवियत संघ के पास दुनिया को 2 बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त न्यूक्लियर वेपन है और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया को 10 बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार मतलब न्यूक्लियर वेपन है। और हर किसी देश में परमाणु हथियार बनाना अभी जारी है। अमेरिकियों ने लेनिनग्राड और मॉस्को की सीमा के भीतर परमाणु पनडुब्बियों को तैनात किया है। दोनों पक्षों के शक्तिशाली लोग मानते हैं कि युद्ध जरूरी है। फिल्म के पहले ही सीन में एक सबमरीन को दिखाया जाता है। इस सबमरीन का कैप्टन का नाम है कैप्टन मिखाइल। इस पनडुब्बी के अंदर ये लोग मिसाइल दागने की तैयारी कर रहे हैं और जब मिसाइल लॉन्च की जाती है तब अचानक से मिसाइल लॉन्च करने की मशीनरी जल जाती है, जिससे इनका ये मिसाइल लॉन्च फेल हो जाता है। और ये देखकर यहाँ पर मौजूद उच्च अधिकारी कैप्टन मिखाइल को गुस्सा करता है और पूछता है कि ये किसकी गलती है। कैप्टन मिखाइल गुस्सा होकर जवाब में कहते हैं कि गलती मेरे टीम की नहीं है, गलती हमें गलत मटेरियल देने वालों की है। लेकिन फिर भी उच्च अधिकारी कैप्टन मिखाइल को कहता है कि ये सबमरीन इस महीने के आखिर तक समंदर में होनी चाहिए। तो कैप्टन मिखाइल गुस्से से सबमरीन के बाहर आ जाता है। इस सबमरीन का काम अभी भी बाकी है, जो बंदरगाह पे शुरू है। दरअसल कैप्टन मिखाइल और उनकी टीम ड्रिल कर रही थी, मतलब युद्ध अभ्यास कर रही थी, जिससे मुश्किल और युद्ध के हालात में ये लोग अच्छे से काम कर सके और सारे के सारे बचे रह सके। दूसरी तरफ मॉस्को में सोवियत के हेडक्वार्टर में कैप्टन एलेक्सी को बुलाया जाता है और K-19 की सबमरीन को लेकर आर्कटिक सर्कल में मिसाइल की टेस्टिंग करने को कहा जाता है और ये भी बताया जाता है कि ये मिसाइल टेस्टिंग इनके लिए कितनी जरूरी है। कैप्टन एलेक्स को लगता है कि ये बात कैप्टन मिखाइल को अच्छी नहीं लगेगी। तब यहाँ पर मौजूद सभी उच्च अधिकारी बताते हैं कि कैप्टन मिखाइल को आपके अंडर काम करना है, आपके ऑर्डर्स उन्हें मानने होंगे। कोला पेनिनसुएला जगह के बंदरगाह पे कैप्टन एलेक्स पहुंच जाते हैं और कैप्टन मिखाइल से मिलकर सबमरीन की जांच करने के लिए निकल जाते हैं। तो वो देखते हैं कि रिएक्टर अधिकारी रिएक्टर कंपार्टमेंट के पास मौजूद नहीं है, बल्कि वो बाजू के एक कोने में नशे की हालत में सोया हुआ था। तब कैप्टन एलेक्स उस रिएक्टर अधिकारी को हटाकर हेडक्वार्टर से दूसरे रिएक्टर अधिकारी को मांगने का फैसला करते हैं। तब कैप्टन मिखाइल उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्टर अधिकारी काम में सबसे अच्छा है और ये उसकी पहली गलती है। इससे पहले उसने कभी भी सबमरीन पे शराब नहीं पी है, हमें उसकी जरूरत है। लेकिन कैप्टन एलेक्स कैप्टन मिखाइल की बात नहीं मानता है और बताता है कि हम जो वक्त तय था उसी वक्त मिसाइल टेस्टिंग के लिए निकलेंगे और फिर या तो हम जीतेंगे या फिर हम समंदर में डूब जाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद जब सबमरीन का पूरा काम खत्म हो जाता है तब इसकी ओपनिंग सेरेमनी की जाती है। वहाँ पर रिवाजों के मुताबिक शैंपेन की बोतल को सबमरीन पे फोड़ने के लिए फेंका जाता है, लेकिन बोतल नहीं फूटती और इस वजह से कहीं ना कहीं सबमरीन के क्रू मेंबर्स को ये अपशगुन लगता है और ये भी लगने लगता है कि शायद ये सबमरीन शापित है। अब सबमरीन पे जरूरी हथियारों को लोड किया जाता है और सबमरीन अपने मिशन पे निकलने के लिए तैयार है। इसी वक्त लेफ्टिनेंट वाडिम सबमरीन पे पहुँच जाते हैं, जो यहाँ निकाले गए रिएक्टर अधिकारी की जगह पर आया है और ये सीधे ट्रेनिंग एकेडमी से आया हुआ है। मतलब इसे असल समंदर में रिएक्टर पे काम करने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। इसीलिए कैप्टन मिखाइल चिंतित हो जाते हैं, लेकिन कैप्टन एलेक्स को लगता है कि इसे अगर हेडक्वार्टर ने यहाँ पर भेजा है तो ये वो काम करने के काबिल ही होगा। फिर वाडिम रिएक्टर पे काम करने वाली टीम से मिलकर कंट्रोल रूम में जाता है। यहाँ पर रिएक्टर के एक सीनियर टेक्नीशियन है जिसका नाम पावेल है। उसे रिएक्टर से संबंधित 1 मीटर में कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ती है और दूसरी तरफ से सबमरीन में खाने पीने का जरूरी सामान रखा जा रहा था। तभी सबमरीन के डॉक्टर को पता चलता है कि उन्हें गलत दवाइयां डिलीवर कर दी गई है। तो वो तुरंत सबमरीन से बाहर निकलकर दवाइयों के ट्रक को रोकने जाते हैं, पर वो ट्रक के नीचे आकर मर जाते हैं। तब कैप्टन मिखाइल कैप्टन एलेक्स के पास जाकर बताते हैं कि सभी क्रू मेंबर सबमरीन शापित होने की बातें कर रहे हैं। दरअसल ये सबमरीन बनाते बनाते अब तक लगभग 9 लोग मारे गए थे और कुछ ही देर पहले डॉक्टर मारा गया था। मतलब टोटल 10 लोग इस सबमरीन के शुरू होने से पहले ही मर चुके थे। सबमरीन के अंदर एक सिपाही अपना पालतू चूहा लेकर आता है और बाहर एक नया डॉक्टर आता है। वो कैप्टन एलेक्स से मिलता है और वो बताता है कि वो सिर्फ एक फिजिशियन है, मतलब उसे भी सबमरीन पे काम करने का कोई भी तजुर्बा नहीं है। फिर ये सभी लोग अपने परिवार वालों से मिलकर सबमरीन पे बैठ जाते हैं और बंदरगाह छोड़कर अपने मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही ये पानी के अंदर गोता लगाते हैं वैसे ही कैप्टन एलेक्स ड्रिल के ऑर्डर्स दे देते हैं। लेकिन सभी क्रू की रफ्तार से नाखुश होकर कैप्टन एलेक्स कहते हैं कि अगर ये सिर्फ ड्रिल ना होती और अगर सच में ऐसे हालात पैदा
पैदा होते तो अब आधा क्रू मर गया होता। दूसरी तरफ रिएक्टर के टेक्नीशियन पावेल को फिर से रिएक्टर के एक मीटर में कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ती है। फिर अगली बार टॉर्पीडो बदलने की ड्रिल में 2 सिपाही बहुत घायल हो जाते हैं। सभी सिपाही नाराज है, लेकिन कैप्टन मिखाइल की वजह से कोई भी शिकायत नहीं करता है। तब कैप्टन एलेक्स सभी ऑफिसर्स को कहता है कि पूरी टीम को कंट्रोल करना, उनकी कमियों को दूर करके उनसे सभी काम करवाना, ये आप सब ऑफिसर की जिम्मेदारी है। कैप्टन एलेक्स फिर से ड्रिल के ऑर्डर्स दे देते हैं। इस बार वो सबमरीन को 300 मीटर नीचे ले जाने के लिए कहते हैं। इस सबमरीन को 250 मीटर तक गोता मारने की क्षमता तक बनाया गया था। कैप्टन मिखाइल ये बात कैप्टन एलेक्स को कहते हैं और 250 मीटर से ज्यादा नीचे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन एलेक्स सबमरीन को 300 मीटर नीचे लेकर जाते हैं। यहाँ पर पानी का दबाव बहुत ज्यादा था, इसी वजह से सबमरीन का कुछ हिस्सा दबाव से अंदर दबने लगता है और तभी कैप्टन एलेक्स सबमरीन को तेजी से ऊपर समंदर के सतह पर लाने को कहता है। और समंदर के सतह पर काफी मोटी बर्फ है, क्योंकि ये लोग उनके तय जगह यानी कि आर्कटिक सर्कल में पहुंच चुके थे। यहाँ भी कैप्टन मिखाइल बर्फ के खतरे से बचने के लिए कहते हैं, लेकिन कैप्टन एलेक्स उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं। फिर ये पूरी रफ्तार के साथ बर्फ को चीरते हुए सतह पे सही सलामत पहुंच जाते हैं, लेकिन कैप्टन मिखाइल गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं और कैप्टन एलेक्स टेस्ट मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर सबमरीन के गन स्टोरेज से गन निकालकर खुद के पास रख लेता है। फिर ये लोग मिसाइल का लॉन्च सफलता से करते हैं। उसके बाद कैप्टन एलेक्स कैप्टन मिखाइल के पास जाकर उसे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट में तुम्हें निकालने के लिए लिखूंगा। तब कैप्टन मिखाइल कहते हैं और मेरी रिपोर्ट में मैं तुम्हें निकालने के लिए लिखूंगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गुस्सा होते हैं। कैप्टन मिखाइल को लगता है कि कैप्टन एलेक्स ने बेवजह ही पूरी टीम को खतरे में डाला था, साथ ही पूरे सोवियत को भी खतरे में डाला था। लेकिन कैप्टन एलेक्स कहते हैं कि मैंने यहाँ पर 120 सिपाहियों को हर हालात में टीम बनकर जीत कैसे हासिल करनी है और अपनी पूरी क्षमता तक कैसे रिस्क लेना है ये सिखाया है। फिर सभी क्रू मेंबर्स बाहर बर्फ में फुटबॉल खेलते हैं और अपनी पूरी टीम की तस्वीर लेते हैं। और सबमरीन के अंदर रिएक्टर के टेक्नीशियन वाडिम को रिएक्टर की गड़बड़ी के बारे में पता चलता है, पर वो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। फिर कुछ ही देर में इनको अमेरिका और नाटो के बेस की तरफ गश्त लगाने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो ये लोग अपने नए मिशन पे निकल पड़ते हैं। सभी क्रू मेंबर्स अपने पहले मिशन की जीत पे बहुत खुश हैं। वो नाचते हैं और इंजॉय करते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जब सबमरीन पानी के अंदर पहुंच जाती है तो अचानक से रिएक्टर की एक पाइप फट जाती है, तो रिएक्टर को ठंडा रखने वाली प्रोसेस बंद हो जाती है और रिएक्टर रूम का तापमान बढ़ता ही जा रहा था। नॉर्मली रिएक्टर रूम का तापमान 400 डिग्री या उससे कम होता है, लेकिन अब वो बढ़ने लगा था। तब कैप्टन मिखाइल कैप्टन एलेक्स को कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने बिना एक्सपीरियंस वाले रिएक्टर ऑफिसर को इस सबमरीन पे रखा। तब कैप्टन एलेक्स जाकर रिएक्टर टेक्नीशियन पावेल को हालात के बारे में पूछता है। तब वाडिम कहता है कि ये तापमान 3 से 4 घंटे के अंदर 1000 डिग्री तक बढ़ जाएगा और फिर बहुत बड़ा यानी कि हिरोशिमा से भी बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा। फिर कैप्टन एलेक्स वाडिम को कहता है कि जो भी खराबी है उसे ठीक करो और तुम इसी के लिए यहाँ पे हो। फिर सभी क्रू मेंबर को नींद से उठाया जाता है। सबको लगता है कि इनको फिर से कोई ड्रिल के लिए उठाया गया है। दरअसल सभी लोग हमेशा होने वाली ड्रिल से बहुत परेशान हो गए थे। अब सबको कैप्टन एलेक्स रिएक्टर की खराबी के बारे में बताते हैं। फिर ये सभी लोग इस खराबी को ठीक करने का तरीका ढूंढने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि सबमरीन पे कोई बैकअप सिस्टम भी नहीं बिठाया गया था, जो आम तौर पर बिठाया जाता है, और अब सबमरीन समंदर के सतह पर लाई जाती है। ये लोग अपने हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सबमरीन का लंबी दूरी का एंटीना खराब हो गया था। इस वजह से ये लोग हेडक्वार्टर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इमरजेंसी ट्रांसमीटर से ये लोग सिर्फ 100 किलोमीटर तक ही कांटेक्ट कर सकते थे। फिर कैप्टन एलेक्स इनको कहता है कि रिएक्टर चैम्बर में 2-2 के ग्रुप में जाएंगे और 10-10 मिनट तक वहाँ पर रुककर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ पर जाने के लिए टेक्नीशियन पावेल और उसका एक साथी तैयार हो जाता है। तो कैप्टन मिखाइल उनको देने के लिए रेडिएशन सूट लेने के लिए जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि इस सबमरीन पे रेडिएशन सूट सप्लाई नहीं किए गए थे, बल्कि रेडिएशन सूट की बजाय इनको केमिकल सूट दिए गए थे। लेकिन अब ना चाहते हुए भी कैप्टन मिखाइल सभी टेक्नीशियंस को ये केमिकल सूट रेडिएशन सूट बताकर देते हैं। फिर ये सूट को पहनकर पहला टीम रिएक्टर चैम्बर में जाता है और अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन जैसे तैसे ये लोग 10 मिनट तक अंदर अपना काम करते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे 2 की टीम पहुँच जाती है, तो ये दोनों रिएक्टर चैम्बर से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही दोनों भी उल्टियाँ करने लगते हैं। दरअसल अंदर का टेम्परेचर 750 डिग्री तक बढ़ गया था और साथ ही अंदर के रेडिएशन से इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी।
दोनों झुलस गए थे और इनकी ये बुरी हालत देखकर तीसरी टीम जो अंदर मरम्मत के लिए जाने वाली थी वो डर जाती है। इसमें रिएक्टर अधिकारी वाडिम इतना डर जाता है कि वो रोने लग जाता है और रिएक्टर चैम्बर में जाने से इनकार कर देता है। तो वहीं पर मौजूद चीफ इनका ऑफिसर वाडिम की जगह पर अंदर जाता है। तभी अंदर से दूसरे नंबर की टीम बाहर आ जाती है। इनकी हालत भी रेडिएशन से और गर्मी से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब रिएक्टर चैम्बर का टेम्परेचर 925 डिग्री तक बढ़ चुका था। बड़ी मुश्किल से चीफ और उसका साथी रिएक्टर का लीकेज ठीक करके उसमें कूलेंट भरना शुरू करते हैं और अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है। तो सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। इनकी सबमरीन तो ठीक हो गई है, लेकिन अब ये बिजली की मोटर पे चल रही है क्योंकि इनका न्यूक्लियर रिएक्टर बंद है। इस वजह से इनकी रफ्तार बहुत ही कम हो गई है और अब सबमरीन के अंदर रेडिएशन इतना बढ़ गया है कि एक सिपाही का यहाँ पर जो पालतू चूहा था वो तड़प तड़प के मर चुका है। सबमरीन में हर जगह पर रेडिएशन फैल चुका है और इनका खाना भी रेडिएशन से दूषित हो गया है और अब इनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। तब कैप्टन मिखाइल कैप्टन एलेक्स से कहता है कि हम नाटो से मदद मांगते हैं। हम उनसे 160 किलोमीटर की दूरी पर है, हम उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कैप्टन एलेक्स किसी भी हालत में अपने क्रू मेंबर्स को और सबमरीन को दुश्मनों के हाथ लगने देना नहीं चाहते और कैप्टन एलेक्स को उम्मीद है कि सोवियत सेना इनको ढूंढ लेगी, लेकिन इनके पास उतना वक्त नहीं है क्योंकि ये रेडिएशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस रेडिएशन से बचने के लिए लगभग सभी को सबमरीन से बाहर उसकी छत पे रखा जाता है। और कुछ समय बाद इन्हें अपने बाजू में एक जहाज दिखाई देता है और उस जहाज से एक हेलीकॉप्टर इनके तरफ आने लगता है। तो ये सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर नजदीक आता है वैसे ही इनको समझ में आता है कि ये हेलीकॉप्टर दुश्मनों का है, मतलब अमेरिका का है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनकी मदद करना चाहता था और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज रेडियो से मदद की पेशकश करते हैं, लेकिन कैप्टन एलेक्स अमेरिकन मदद को इनकार कर देते हैं। कैप्टन मिखाइल कहते हैं कि सबमरीन को पानी में डुबाकर हम सब लोग अमेरिकन शिप पे चले जाते हैं, इससे कम से कम हमारे सारे सिपाहियों की जान तो बच जाएगी। लेकिन कैप्टन एलेक्स इस बात से राजी नहीं होते। रिएक्टर ठीक करने गए सभी की हालत रेडिएशन की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर को रेडिएशन के मरीज का इलाज करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से किसी का भी ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। वो मरीज को केवल एस्प्रिन दे रहा था और कैप्टन एलेक्स के कहने पर उन सबको बता रहा था कि वो सब लोग ठीक हो रहे हैं। फिर कुछ देर बाद रिएक्टर को वेल्डिंग की थी वो फिर से लीक हो जाता है, जिससे फिर से रिएक्टर चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो कैप्टन एलेक्स सबमरीन को पानी के अंदर ले जाने के ऑर्डर्स दे देते हैं। सबमरीन के डेक से सभी क्रू मेंबर्स को सबमरीन के अंदर आने के लिए कहा जाता है। तब एक सिपाही अंदर आने से मना करते हुए समंदर में कूद जाता है और अमेरिकन बोट की तरफ तैरते हुए निकलता है। अंदर जाने के बाद कुछ सिपाही सबमरीन के बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं और इन्हें रोकने के लिए कुछ इनके साथ हाथापाई करते हैं और इस भगदड़ में सबमरीन के अंदर जहां पर टॉर्पीडो रखे थे वहां पर आग लग जाती है। तब कैप्टन मिखाइल कैप्टन एलेक्स से बहुत बड़ा झगड़ा करके आग बुझाने के लिए जाता है। तभी यहाँ मौजूद राजनीतिक अधिकारी से मिलकर एक ऑफिसर कैप्टन एलेक्स को गन दिखाकर बंदी बना लेता है। उधर रिएक्टर चैम्बर में फिर से वेल्डिंग करने के लिए अब वाडिम केमिकल सूट पहनकर अकेला ही अंदर चला जाता है और रिएक्टर को वेल्डिंग करके उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में लगी आग को बुझाने की कोशिश भी की जा रही थी और उधर कमांड सेंटर पर जिन दो ऑफिसर्स ने कब्जा कर लिया था वो अमेरिकन जहाज को मदद मांगने का मैसेज भेजते हैं। उधर सोवियत के हेडक्वार्टर में एक जासूस प्लेन के जरिए ये खबर मिलती है कि K-19 सबमरीन के साथ एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर है। तो इनको कैप्टन एलेक्स पे शक होता है कि कहीं वो गद्दारी तो नहीं कर रहा। उधर सबमरीन के अंदर जैसे ही कैप्टन मिखाइल आग बुझाकर वापस लौटता है और जैसे ही उसको पता चलता है कि कैप्टन एलेक्स को बंदी बना लिया है तो तुरंत वो कैप्टन एलेक्स को आजाद करवाते हैं और उन दो ऑफिसर्स को बंदी बना लिया जाता है जिन्होंने कैप्टन एलेक्स को बंदी बनाकर रखा था। फिर वो कैप्टन एलेक्स से कहता है कि अभी हालात ऐसे हैं कि पूरे क्रू को आप अभी ऑर्डर मत दो, उन्हें पूछो कि अभी क्या करना है। तब कैप्टन एलेक्स माई पे सभी क्रू मेंबर्स को कहता है कि सबमरीन का न्यूक्लियर रिएक्टर फिर से खराब हो गया है और अब किसी भी पल न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है और ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है जिसमें हमारे बाजू में अमेरिकन जहाज है वो भी खत्म हो जाएगा। नाटो बेस भी यहाँ से बहुत करीब है। नाटो बेस और अमेरिकन जहाज नष्ट होने के बाद वो हमारे मातृभूमि पर खतरनाक जवाबी हमला करेंगे। इन हालात से बचने के लिए हम पानी के अंदर 300 मीटर नीचे गोता लगाकर रिएक्टर को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम सफल होंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इतना कहकर वो फैसला पूरे क्रू मेंबर्स पे छोड़ देता है कि आगे क्या करना है।
और तब सारे के सारे क्रू मेंबर्स पानी के अंदर गोता लगाने को तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग सबमरीन को 300 मीटर पानी के नीचे ले जाने लगते हैं और तब कैप्टन एलेक्स को पता चलता है कि वाडिम रिएक्टर चैम्बर में पिछले 18 मिनट से अकेला ही उसे ठीक करने के लिए गया हुआ है। तब कैप्टन एलेक्स रिएक्टर चैम्बर में बिना किसी सूट के जाते हैं और अधमरी हालत में पड़े वाडिम को उठाकर चैम्बर से बाहर लेकर आते हैं। वाडिम को अब रेडिएशन की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने रिएक्टर के लीकेज को वेल्डिंग करके ठीक कर दिया था। तो अब चैम्बर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था। तो कैप्टन एलेक्स कैप्टन मिखाइल को कहता है कि हम समंदर की सतह पर जाएंगे और जैसे ही हम वहां पर पहुंचेंगे तुम अमेरिकन को मैसेज देकर मदद मांगो। फिर कैप्टन एलेक्स सभी क्रू मेंबर्स के पास जाता है और घायल सिपाहियों को कहता है कि मुझे तुम पर गर्व है और तुम सब लोग हीरो हो। मुझे उम्मीद थी कि हमारी मदद के लिए हमारी कोई तो भी बोट जरूर आएगी, लेकिन यहाँ पर रेडिएशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए हमें मजबूरन अमेरिकन की मदद लेनी पड़ रही है। फिर कैप्टन मिखाइल कैप्टन एलेक्स के पास आता है। तब कैप्टन एलेक्स कहता है कि सब लोगों को सबमरीन से बाहर निकालने के बाद तुम मुझे मैसेज दो, मैं सबमरीन को पानी में डुबो दूंगा। ये सबमरीन दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। दरअसल सबमरीन को डुबाने का मतलब सबमरीन के साथ कैप्टन एलेक्स का डूबना भी है, इसीलिए कैप्टन एलेक्स ने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली थी। लेकिन कैप्टन मिखाइल कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, हमें सोवियत की सबमरीन ने ढूंढ लिया है। लेकिन इनको रेडियो से उस सबमरीन में जाने की इजाजत हेडक्वार्टर से नहीं दी जाती। इनको बचाने के लिए एक मालवाहक भेजा जाने वाला था, लेकिन अब कैप्टन एलेक्स हेडक्वार्टर के ऑर्डर्स को नहीं मानता और सिपाहियों को दूसरे सबमरीन में जाने के ऑर्डर्स दे देता है। फिर एक एक करके सभी लोग दूसरे सबमरीन पे चढ़ जाते हैं और अपने घर मॉस्को लौट आते हैं। तब कैप्टन एलेक्स को दोषी मानकर उस पे इंक्वायरी बिठाई जाती है। तब गवाही में कैप्टन मिखाइल कहता है कि कैप्टन एलेक्स ने जो किया वो सही था। सबमरीन को और क्रू को बचाने का प्रेशर दुनिया में जंग के हालात ना पैदा हो, इस बात का प्रेशर इंक्वायरी कमेटी समझ नहीं सकती क्योंकि वो वहाँ पर नहीं थे। और कैप्टन एलेक्स के साथ भविष्य में सबमरीन में जाना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। फिर समय दिखाया जाता है 1989 का और जगह है मॉस्को। K-19 के कैप्टन को बरी कर दिया गया था, लेकिन वो फिर कभी सबमरीन पर समंदर में नहीं गया। उसे और जीवित बचे सभी क्रू मेंबर्स को जीवन भर इस घटना की गोपनीयता रखने की शपथ दिलाई गई। रिएक्टर पर काम करने वाले 7 लोगों की घर लौटने के बाद कुछ ही दिनों के भीतर मृत्यु हो गई थी और कुछ ही वर्षों में रेडिएशन से चालक दल के 20 और सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। साम्यवाद के पतन तक बचे हुए सिपाहियों ने अपने मरे हुए साथियों का शोक नहीं मनाया था और अपनी चुप्पी तोड़ नहीं पाए थे। इस हादसे के 28 साल बाद बचा हुआ पूरा क्रू एक साथ आ जाता है और अपने मरे हुए सिपाहियों को आदरांजलि देते हुए याद करता है। और यहाँ पर कैप्टन एलेक्स सबको बताता है कि हमारे मरे हुए साथियों को हीरो की उपाधि देने के लिए मैंने सरकार की समिति से बात की थी, लेकिन समिति ने कहा कि तब कोई भी वॉर शुरू नहीं था और ये सब एक हादसा था, इसीलिए इनको हीरो कहना गलत है। तो सभी लोग समिति के लिए भले ही हीरो ना हो, लेकिन हमारे लिए वो हीरो ही है। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिए। मेरे दूसरे 2 चैनल्स को भी एक बार विजिट करिए, वहाँ के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।